बाढ़ और बारिश से महाराष्ट्र में महासंकट। करीब कई दशकों के बाद बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है, कई जिले अभी भी पानी में डूबे हैं। महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीरें कुछ घंटों पहले की हैं। यहाँ बारिश तो रुक गई है, लेकिन अब भी कई जगह ऐसे ही पानी और कीचड़ से आफत है। अब महाराष्ट्र के सतारा की तस्वीर देखिए। यहाँ ग्रामीण इलाके तो जैसे बाढ़ के पानी में गुम हो गए हैं, रास्ते गुम हो गए हैं, जो हजारों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ रहा है। सतारा का कोयना नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौत रायगढ़ में हुई है। हर दिन बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसों से मौत की संख्या बढ़ रही है। कोल्हापुर में बाढ़ का असर कैसा है देखिए। इस समय हाईवे के ठीक बगल में इस समय हम मौजूद हैं और बोट, जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, चरपहिये चलते थे, वहां पर आज बोट चलती दिखाई देगी। कारण क्या रहा कि जो पंचगंगा नदी थी, लगातार हुई बारिश के बाद पंचगंगा नदी पर पानी चढ़ गया और पानी चढ़ा भी तो कैसा देखिए। ठीक सामने हमारे कार के शोरूम है, ठीक सामने हमारे यहाँ पर आपको होटल दिखाई देंगे और सब जलमग्न है। कल तलक तो पानी इतना था कि ये सब डूबे ही हुए थे पानी में। आज जब पानी कुछ घटा है तो पानी उतरता दिख रहा है। एक नजर दिखाइए योगेंद्र गुप्ता जी, किस तरीके से जो पीछे का कारशेड है वो पूरी तरीके से अभी भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके आसपास का पूरा इलाका है। हमारे ठीक पीछे हाईवे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, दुकानें दिखाई दे रही हैं, सब कुछ जलमग्न है, हाईवे भी जलमग्न है। जो लोकल अथॉरिटी की टीमें हैं रेस्क्यू करने के लिए, ट्रैफिक को रोकने के लिए, वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। एनडीआरएफ की, टीडीआरएफ की और लोकल रेस्क्यू टीम है, वो लगी हुई है लगातार। जो जरूरत के लोग हैं, जो जरूरत की मशीनें हैं, उनको आगे पीछे ले जाने के लिए। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ बारिश से है मुश्किल। अलीराजपुर में बह गया ट्रैक्टर। पानी में यहाँ हजारों किलो वजन का ट्रैक्टर डूबा हुआ है और देखिए कैसे क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को निकाला जा रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की हैं और यहाँ सोरवा नाले के पास पानी की धार में कचरा ले जाने वाला ट्रैक्टर फंस गया। घंटों की मेहनत के बाद ट्रैक्टर निकाल लिया गया और ड्राइवर की भी जान बचा ली गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ बारिश ने बेहाल किया हुआ है। एक दिन पहले राजगढ़ से तस्वीर आई जिसमें बारिश के बाद हाईवे पर ही बाढ़ आ गई। रिहायशी इलाकों में जल जमाव ने कई जिलों में दिक्कत पैदा की हुई है। मध्य प्रदेश में मौसम का अजब गजब हाल चल रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां आसमान फाड़कर बारिश हो रही है, तो कुछ जिलों में पानी नहीं गिरने से सूखे का संकट खड़ा हो रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में मेघ तांडव। पहाड़ों पर बारिश गिरने से मंदिर गए श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। पानी का ऐसा सैलाब यहाँ नीचे आ रहा है कि सामने खड़े हो तो देखकर डर लग जाए। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की। यहाँ गिरनार और दातार पर्वत पर तेज बारिश होने के बाद ऐसे हालात बन गए। देखिए श्रद्धालुओं को नीचे लौटने में कितनी दिक्कत आ रही है। अब देखिए जूनागढ़ के शहरी इलाकों की यह तस्वीर। यहाँ सड़कें तालाब बन गई है और बाजार में पानी भरा पड़ा है। गुजरात के जूनागढ़ के पहाड़ों में कुछ ही घंटे में 5 इंच तक की बारिश हुई, जिसकी वजह से हालात इतने खराब हो चुके। हिमाचल के किन्नौर में पुल टूटने की वजह से 100 से ज्यादा सैलानी फंसे। रविवार को चट्टान गिरने से हुआ था बड़ा हादसा। बड़ी बड़ी चट्टानें इस रफ्तार से गिर रही थी कि नीचे किसी को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। बड़ा सा पुल चट्टान गिरने से तिनके की तरह टूटकर बिखर गया। तस्वीरें रविवार की हैं, जब हिमाचल के किन्नौर जिले में यह हादसा हुआ। चट्टान गिरने की वजह से पुल टूटा और सड़क संपर्क भंग हो गया। पुल की दूसरी तरफ सांगला में करीब 100 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द सबका रेस्क्यू किया जाएगा। सांगला और चितकुल को जोड़ने वाला पुल टूटा है। कल हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में आफत की बाढ़। दरभंगा के कई गांवों में बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक सरकारी मदद का इंतजार। बिहार में दरभंगा के ग्रामीण इलाकों की ये तस्वीरें देखिए। लोगों के घरों में पानी भरा है, सीने तक पानी में डूबे हुए ये लोग दिख रहे हैं। खेत और घरों दोनों का हाल एक जैसा है। दरभंगा का कुशेश्वर इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ दर्जनों गाँव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गांव के कच्चे पक्के रास्ते सब डूबे हैं। आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। अब हालात ऐसे हैं तो ऐसे में कोरोना वैक्सीनेशन तो सपना ही लगेगा। बिहार में ये
वो इलाके हैं जहां हर साल बाढ़ की वजह से ऐसे हालात बनते हैं। सरकारें नए नए दावे करती हैं, लेकिन जनता हर साल इसी तरह मदद के इंतजार में गुहार लगाती दिखती है। आज जम्मू के आसमान से खूब बरसी आफत। सुबह से हो रही बारिश से कहीं सड़कों पर जलभराव हो गया तो कहीं डूब गए बड़े बड़े मैदान। मूसलाधार बारिश हो रही है। तस्वीरें जम्मू की है। जम्मू के कठुआ, सांबा, डोडा, उधमपुर समेत कई जिलों में लोगों का सुबह ऐसे ही तेज बारिश से सामना हुआ है। बारिश रुकी लेकिन इकट्ठा हुए बारिश के पानी से मुश्किल घंटों तक बरकरार रही। निचले इलाकों के घर और मंदिर सब पानी में डूब गए। देखिए अपने कच्चे घर से ये लोग किस तरह पानी निकाल रहे हैं। अब देखिए जम्मू में डोडा बस्ती की ये जगह, यहाँ खेल का मैदान तालाब बन गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर में और बारिश हो सकती है, यानी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। यूपी के गोरखपुर में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। राप्ती और रोहिन नदी में बाढ़ के बाद कई गांवों में घुसा पानी। गांव में घर डूबे हुए हैं। लोगों की गाड़ियां, मोटरसाइकिल सब पानी में दिख रही हैं। महिलाएं नाव चलाकर जिंदगी को आगे बढ़ा रही हैं। यूपी के गोरखपुर में तेज बारिश के बाद कुछ ऐसा हाल है। राप्ती और रोहिन नदियों में पानी बढ़ा तो गाँव की हालत खराब हो गई। बहरामपुर के मोहल्ले की ये तस्वीरें आई हैं। इस मोहल्ले में 200 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिसमें से आधे बाढ़ में डूबे हुए हैं। लोग सरकार से जल्द मदद की गुहार लगा रहे हैं। गोरखपुर में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद कई गांवों में पानी घुस गया है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं तैयारियों में कुछ न कुछ कमी जरूर है। चीन में तूफान के कारण हुई बड़ी तबाही। तूफान इन्फा के कारण चीन में ऐसी बारिश हुई कि हालात बेकाबू हो गए। बीच सड़क पर रस्सी की मदद से एक शख्स को ऐसे निकाला गया। पानी के बीच घुसकर फंसे लोगों को निकालता ये बचाव दस्ता। ये तस्वीरें बताती हैं कि चीन किस तरह बाढ़ से जूझ रहा है। देखिए ये तस्वीर, सीने तक पानी है और नाव लेकर चीन का ये बचाव दस्ता फंसे लोगों को निकालने के लिए आगे बढ़ रहा है। शहर हो या ग्रामीण इलाका, सब जगह ऐसे ही मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं। चीन में ये तबाही चक्रवाती तूफान की वजह से आई है। इन्फा नाम का ये तूफान जब से आया है तब से भयानक बारिश हो रही है। चीन में हालात चिंताजनक हैं। चीन में बारिश के कारण करीब 15 लाख लोग बेघर हो गए हैं। करोड़ों को नुकसान हुआ है। चीन को कुदरत ने ऐसा करारा झटका दिया है। जासूसी मामले की अब जांच कराएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 2 पूर्व जजों की कमेटी का किया गठन। जिस जासूसी कांड को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है, उस पेगासस जासूसी कांड की जांच करवाने जा रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता ने आज 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज ज्योतिर्मय भट्टाचार्य शामिल हैं। इस हफ्ते अपने दिल्ली दौरे के पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस कमेटी का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगले 24 घंटे में करेंगी मुलाकात। यूपी चुनाव से पहले सरकार को किसान नेता राकेश टिकैत ने धमकी दी है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा, लखनऊ को हम दिल्ली बना देंगे। दिल्ली की तरह ही लखनऊ में चारों तरफ धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि टिकैत का कहना है कि इसे धमकी ना माना जाए। हमने तो ये कहा कि लखनऊ को भी जरूरत पड़ी तो दिल्ली बनाएंगे। इसमें कौन सी धमकी होगी? अगर हमने ये चीज कह दी कि भाई या तो आप हमारा काम कर दो, नहीं तो दिल्ली की तरह यहाँ पे भी हम चारों तरफ को बैठेंगे, तो कौन सी गलत चीज कह दी? धरना देने का तो लोकतांत्रिक तरीके में सबको अधिकार है। आज ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बोले, किसानों का संदेश लेकर संसद पहुंचा हूं। लाल रंग का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के आगे लगा है बैनर जिस पर लिखा है किसान विरोधी 3 काले कानून वापस हों। और ट्रैक्टर चला रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। आज राहुल गांधी कुछ इसी अंदाज में संसद पहुंचे तो हलचल बढ़ गई। राहुल बोले, मोदी सरकार को किसानों की आवाज सुननी होगी। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं। हिंदुस्तान के सब किसानों
को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसान अब जंतर मंतर पर भी रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध कर रहे किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। संसद के मॉनसून सत्र में हंगामे की बारिश जारी है। आज भी विपक्ष ने कई बार हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। संसद का मॉनसून सत्र से अब रोजाना ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। विपक्ष और सरकार के बीच इस तकरार में सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। आज भी कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। पीकेएसएस जासूसी, किसान आंदोलन और मीडिया पर हुई छापेमारी को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है और एकजुट है और इसको लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा। इस्तीफे से पहले बीएस येदियुरप्पा हुए भावुक, कहा मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। इस्तीफे से पहले आज येदियुरप्पा भाषण देते हुए इसी तरह भावुक हो गए। उनकी सरकार के 2 साल पूरे होने का कार्यक्रम था। इसके बाद येदियुरप्पा सीधे राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने पहुंचे और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा फौरन स्वीकार भी हो गया। माना जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा की उम्र 75 साल के पार होने की वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया है। हालांकि बीजेपी राज्य में कमल खिलाने के लिए 2023 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से रणनीति तैयार कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा खुलकर आया सामने। विधायक ने लगाया मंत्री पर हमले का आरोप। विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उन पर हमला करवाया है। और अगर हमारे हत्या कराने से, हमको हमारे ऊपर हमला कराने से, अगर टीएस सिंहदेव साहब हमारे सरगुजा महाराज जो हम लोग कहते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उनको मुबारक हो। बृहस्पति सिंह रामानुजगंज से विधायक हैं। हालांकि आरोप लगाने के बाद विधायक की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बगल में खड़े दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया, लिहाजा पार्टी ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और हमले के आरोप की जांच की मांग की। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बढ़ चुकी है। विश्वसनीयता, विश्वास एक दूसरे के ऊपर कितना घट सकता है, ये दल का ऐसा लगता है कि 2.5 साल आते आते कांग्रेस पूरी तरीके से विभाजित हो गई है। भूपेश बघेल अभी छत्तीसगढ़ के सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी खुद को सीएम का दावेदार मानकर चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में सत्ता का संघर्ष अंदर ही अंदर दिखाई दे रहा है। बिहार में एनडीए सरकार पर खतरे के बादल। सरकार को समर्थन दे रहे मुकेश सहनी ने एनडीए के बैठक का बहिष्कार किया। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायक हैं। मुकेश सहनी खुद नीतीश सरकार में मछली मंत्री हैं, लेकिन आज विधानसभा सत्र के पहले दिन उन्होंने एनडीए की बैठक का ये कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि वहां मंत्री विधायकों की बात नहीं सुनी जाती। क्या है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जब हमारी बात, पार्टी का बात नहीं माना जा रहा है तो ऐसे बैठक में जाकर क्या मतलब है। मुकेश सहनी इन दिनों यूपी की राजनीति में सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रविवार को उनको बनारस नहीं जाने दिया गया। उनके समर्थकों को भी वहां नजरबंद कर दिया गया। मुकेश सहनी इस बात को लेकर नाराज है। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की मुश्किलें बढ़ी। कोरोना की दवाओं की जमाखोरी के मामले में नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण के मामले में सांसद गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संस्था के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई रोकने से मना कर दिया है। जजों ने कहा है कि जब लोग दवाओं के लिए परेशान थे तब मदद के नाम पर ऐसा करना गलत था। कोर्ट ने यह भी कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन खुद को मामले में पक्ष बनाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दे और वहीं पर अपनी बात रखे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को सुनते हुए फेविफ्लू और दूसरी दवाओं को जमा करने और बांटने के मामले में ड्रग कंट्रोलर को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के खिलाफ
जांच करने के लिए कहा था। सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के 2 राज्य असम और मिजोरम में माहौल गरमाया। मिजोरम के लोगों ने असम के पुलिस वालों पर किया हमला। हमले में असम पुलिस के 7 जवान घायल हो गए। दूसरी तरफ से असम पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई है। सीमा पर बढ़ते विवाद के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी है। करगिल युद्ध को आज 22 साल पूरे हो गए। करगिल विजय दिवस के मौके पर पूरे देश ने वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को याद किया। द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर आज ऐसे ही करगिल जीत के बहादुर सैनिकों को याद किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने यहां वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। यहाँ तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को याद किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो जारी कर करगिल के जीत के नाम संदेश दिया। कारगिल युद्ध के महान शूरवीरों ने भारत की रक्षा का स्वर्णिम अध्याय अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से लिखा है। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में अतुलनीय है। साल 1999 में करगिल युद्ध में भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को पटकनी दी थी। इसी जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्या गोल्ड में बदलेगा मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल? वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को हराकर गोल्ड मेडल जीतने वाली चीनी एथलीट हाउ को अचानक टोक्यो में ही रुकने के लिए कह दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक से वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का मेडल गोल्ड मेडल में भी बदल सकता है। दरअसल ये कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पहले नंबर पर रही चीनी एथलीट हाउ जीवी को अचानक टोक्यो में ही रुकने को कह दिया गया है। माना यह जा रहा है कि उनका डोप टेस्ट के एक सैंपल फिर से टेस्ट हो सकता है। हालांकि इस पर अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं जारी की गई है। चीनी एथलीट हाउ जीवी आज अपने देश लौटने वाली थी, लेकिन उन्हें रुकने को कहा गया है। ओलंपिक्स के इतिहास में ये पहले भी हो चुका है जब डोप टेस्ट में फेल हुए खिलाड़ियों के स्वर्ण पदक छीन लिया गया है और दूसरे नंबर पर रहने वाले खिलाड़ियों को दे दिया गया है। 5 साल हमने पूरा सेक्रीफाइस करके हमने इसी ये टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल लेने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की और बहुत सारी सेक्रीफाइस किया। तो कॉन्फिडेंस तो पूरा थी मेरा इसमें मैं पूरा मैं सोच के गई थी कि मैं पूरा 3 की 3 लिफ्ट पास करने के लिए जो हमने ट्रेनिंग में किया है वही पूरा करने के लिए मैंने कोशिश किया था। बहुत अच्छा रहा। ऐसा लगा था कि हमारी सपना पूरा हुआ है। या 5 साल का इतना मेहनत वो सब एक दिन में सब मिल गए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश। आज सावन का पहला सोमवार देश भर के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। कहीं कोविड प्रोटोकॉल्स माने गए तो कहीं टूटे दूरी के नियम। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की ये तस्वीरें सुबह की हैं। कोरोना की वजह से भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं दी गई। काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी शिवलिंग की भव्य पूजा की गई। हालांकि अब देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। साफ है कि यहाँ कोरोना से बचने के नियमों की अनदेखी हो रही है। दिल्ली में आज सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का हुजूम दिखा। एबीपी न्यूज अपील करता है कि श्रद्धालु सावन में अपनी पूरी आस्था दिखाएं, लेकिन कोविड नियमों का पालन भी जरूर करें ताकि अपने आप को और अपने करीबियों को सुरक्षित रख पाएं। सीधे फील्ड से मैं अभी तक के लिए इतना ही। रात 10:30 बजे फिर हाजिर होंगे खबरों की दूसरी डोज लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।